Yes, my dear students, you are again very welcome in your biome, academic and spiritual science classes to study human elementary canal. ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को गवर्न करने वाला जो ऑर्गन होता है वो कई ऑर्गन का ग्रुप होता है, इसलिए उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेजर पार्ट होता है वो होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का आज अभी हम लोग इस पेज पर क्या देख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चरल स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रक्चर वाइज वो कैसा होता है ये हम इसको देखेंगे। इसके बाद फंक्शन वाइज उसको देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज के बाद वाले पेज पर हम लोग क्या देखेंगे, उसका वर्बल डिस्क्रिप्शन, यानी वर्ड के द्वारा उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग स्ट्रक्चर वाइज इसको देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो रेड कलर से जो स्केच किया गया है ये ह्यूमन का एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल किन सपोर्टिंग ऑर्गन से कोऑपरेट करता है इसको भी हम देखेंगे। तो पहले देखिए, हमने देखा था माउथ या बक्कल कैविटी। हम जानते हैं ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल के जो ओपनिंग पोर्शन होता है ये दो अपर और लोअर लिप्स के द्वारा, पहला अपर लिप्स दूसरा लोअर लिप्स, इसके द्वारा क्या होता है ये हमारी बॉडी के बाहर ओपन होता है। और यहाँ पे जो है ये नाक है, नाक का छिद्र है ये, जिसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रिल क्या करता है आगे जा करके, नॉस्ट्रिल का ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे एपिग्लॉटिस होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज्वाइन पर एपिग्लॉटिस होगा। तो एपिग्लॉटिस से पहले जो नेजल पैसेज आता है उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। और ये बकल कैविटी का लास्ट वाला एंडिंग पॉइंट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाता है फेरिंग्स। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है फेरिंग्स। तो ये वाला पोर्शन आपका जो है फेरिंग्स है, PHARYNX, ये आपका फेरिंग्स है, ठीक है। अब ये लैरिंग्स और फेरिंग्स यहाँ एपिग्लॉटिस के द्वारा आकर के कहाँ खुलते हैं, ओसोफेगस में, फूड पाइप में, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रासनली, ठीक, हाँ ग्रसनी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो बक्कल कैविटी है, जो ब्लैक कलर का पोर्शन देख रहे हैं, ये बक्कल कैविटी है, जिसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, अपर लिप्स लोअर लिप्स, यहाँ पे टंग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये टीथ दिखाई पड़ रहा है और ये टंग है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होंगे, ऊपर नीचे क्या होंगे, ये सैलिवरी ग्लैंड्स यहाँ प्रेजेंट होंगे। फिर आकर के ये पाइप क्या होती है, ऊपर कॉमन जंक्शन पॉइंट पर खुलती है, जो कि एपिग्लॉटिस के द्वारा गवर्न की जाती है। यहाँ से ये फूड पाइप ओसोफेगस है, ठीक है, ओसोफेगस जिसको ग्रसनी बोलते हैं या ग्रॉसनली, फूड पाइप, ठीक है। आगे जाकर के यही पार्ट जो है क्या होता है, स्वेल्ड अप हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। तो इतना पोर्शन जो आप फूला हुआ देख रहे हैं ये आपका, ये हमारा स्टमक है। क्या है, स्टमक। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, पाइलोरिक फंडिक और एक पार्ट और कौन होता है, बोलिए, मुझे तो भूल गया, आपको याद हो, जो अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे, पाइलोरिक फंडिक और जो है कार्डियक, ठीक है। ये 3 पार्ट इसमें होंगे। अब इसके बाद अब ध्यान रखिएगा, आगे चल करके यहाँ पर एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक डक्ट, ठीक है। पाइलोरिक डक्ट के आगे चल करके ये नली जो है पतले सी के आकार की हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम के बाद क्या होता है, ड्यूडेनम के बाद ये पाइप आगे जा करके ये क्या हो गया, ये पोर्शन, ये जो मिडिल पार्ट यहाँ तक देख रहे हैं, ये हमारा इतना पार्ट क्या हो गया, जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, ये है जेजुनम। अब इसके बाद जो लास्ट वाला पोर्शन क्या है, ये है इलियम, जो जाकर के इलियोसेकल वाल्व के द्वारा क्या करता है, यहाँ आकर के बड़ी आंत में खुलता है, ठीक है। तो बड़ी आंत का ये असेंडिंग पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये डिसेंडिंग पार्ट है। डिसेंडिंग पार्ट आगे जाकर के स्वेल्ड अप हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टम या मलाशय, ठीक है। यह एक होल के द्वारा बाहर खुलता है, जिसको एनस या गुदा बोलते हैं,
ठीक है, तो ये हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्टमक हो गया, ये एसोफेगस हो गया, ये बगल कैविटी हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे इसके जैसा कि कुछ एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बताया गया, तो सबसे जो मेजर एसेसरी ग्लैंड होता है वो तो लीवर होता है, लेकिन जो स्मॉल एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो यहाँ पे बकल कैविटी में सेलेवरी ग्लैंड्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। पैराटिड, सब मैक्सिलरी और जो है लिंगुअल पैराटिड ग्लैंड्स यहाँ पे जो है क्या होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं 3। अब आगे जाइए, सबसे बड़ा मेजर पार्ट जिसका जो एसेसरी ग्लैंड है वो हो लीवर। लीवर में क्या होता है, लीवर में बाइल का फॉर्मेशन होता है, वो बाइल जो है वो बाइल डक्ट्स के द्वारा आकर के यहाँ पर स्टोर होता है एक ब्लैडर में, जिसको गाल ब्लैडर बोलते हैं। गाल ब्लैडर में बाइल स्टोर रहता है। यह जो बाइल है ये बाइल डक्ट के द्वारा, ये जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट के द्वारा क्या होता है, ये आकर के यहाँ आकर के क्या होता है, वो पैंक्रियाटिक डक्ट से ज्वाइंट होता है। ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये बाइल डक्ट है। पैंक्रियाटिक डक्ट बाइल डक्ट जब आपस में मिल जाते हैं तो एक कॉमन डक्ट बनाते हैं। ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये कॉमन डक्ट है। कॉमन डक्ट के द्वारा क्या होता है, ये आकर के ड्यूडेनम में ओपन होते हैं। ठीक, ये आपका पैंक्रियास है जिसको अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाइल से बाइल जब सीक्रेट होकर यहाँ आता है तो बाइल आकर के ये जो यहाँ पे फूड स्टोर होता है थोड़ा थोड़ा करके ये आगे बढ़ता है। ठीक है, ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, यहाँ ये आगे पास करता है, फिर इस पर थोड़ा थोड़ा पास करके ये छोटी आंत में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहीं पर बाइल इससे मिलता है जो कि फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। हमारे भोजन में फैट के रूप में जो भी भोज्य पदार्थ जाता है उसका यहाँ पर इमल्सिफिकेशन या फैट मालिक्यूल क्या होते हैं वो टूट के छोटी मालिक्यूल में बदल जाते हैं। अब इसके साथ साथ पैंक्रियाज में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का फॉर्मेशन इस पैंक्रियाज में होता है। फिर पैंक्रियाज से वो सिक्रीशन आगे बढ़ता है, आगे बढ़ करके यहाँ पर फूड से मिलता जाता है और यहीं से उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। ये डाइजेशन शुरू होते होते यहाँ पे आकर के पूरे पोर्शन में डाइजेशन यहाँ तक जो है करीब जेजुनम पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद डाइजेस्टेड फूड, ये जो इलियम पार्ट है, इलियम पार्ट में बहुत सारे हमारे जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो कनेक्ट होते हैं और वहाँ डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो है जो फैट वाला पोर्शन होता है वो तो क्या होता है, वो जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उसमें चला जाता है और जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाले जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में चले जाते हैं ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो कुछ भी अनडाइजेस्टेड पोर्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, मल के रूप में, वो आकर के यहाँ क्या करता है, इलियोसिकल वॉल पर आकर के यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में ये स्टोर होने लगता है। स्टोर होकर धीरे धीरे क्या करेगा, ये यहाँ भरता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा, उठता जाएगा और धीरे धीरे आगे जो है ये रिप्लेस करता जाता है और अंत में नीचे आकर के यहाँ पर ये इकट्ठा होता है। जब यहाँ इकट्ठा होता है तो हमको जो है वो 2 नंबर की ज़रूरत महसूस होती है, यानी स्टूल को डिस्चार्ज करने की, और हम जब स्टूल डिस्चार्ज करने बैठते हैं तो वो सारा मल यहाँ से एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। ध्यान रखिए बेटा, जो टेट्रापोड्स होते हैं, टेट्रापोड्स में ये जो सीकम का रूडिमेंट्री पार्ट है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, रूडिमेंट्री फॉर्म में, वर्म फॉर्म में उपस्थित होता है, इसलिए इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये करता कुछ नहीं, ये दरअसल क्या है, दिस इज द हब ऑफ बैक्टीरिया, ये जीवाणुओं का क्या होता है, हब होता है, राजधानी होती है। ठीक है, यहाँ बाय द वे कभी कोई फूड मटेरियल इसमें चला जाता है तो वो क्या होते हैं, उसमें इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है और ये स्वेल्ड अप हो जाता है, इसका आकार बढ़ने लगता है, पेन होता है। बाय द वे अगर ये बर्स्ट कर गया तो ऑल ऑफ सडन डेथ भी हो जाती है। इसलिए इसका प्रॉपर क्या होता है, केयर टेकिंग रखना चाहिए। राइट साइड के ये जहाँ पर ये थाई ज्वाइंट होता है, ये एब्डोमेन से, लोअर एब्डोमेन से, वहीं पर इसका लोकेशन होता है। यहाँ पे अगर धीरे धीरे पेन बन रहा है तो आपको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए और इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल का क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैं नहीं समझता कि कोई पॉइंट यहाँ पे छूटा हुआ है। माउथ, बकल कैविटी हमने देख लिया, लैरिंक्स देख लिया, ओसोफेगस देख लिया, स्टमक देख लिया, पैंक्रियाटिक डक्ट देख लिया, पैंक्रियास को देख लिया, लार्ज इंटेस्टाइन देख लिया, कोलन देख लिया इसका भाग, इसके बाद रेक्टम देख लिया, एनस देख लिया, अपेंडिक्स देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा, कॉमन डक्ट को देखा, ड्यूडेनम को जाना, बाइल डक्ट को जाना,
गॉल ब्लैडर को देखा, गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर और लीवर को देखा, फेरिंग्स को देखा, टंग को देखा और नॉस्ट्रल को देखा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है क्या होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर वाइज जो है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बेटा हम क्या काम करेंगे, चूंकि इसमें समय हो रहा है, आपको वीडियो हमें आपके पास पहुंचाना चाहिए, इसलिए इसके बाद जो हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे इसका जो है स्ट्रक्चर यानी वर्बल फ्लो चार्ट देखेंगे कि किस ये इसके कौन कौन से पार्ट हैं, इसके क्या विशेषता होती है, जो हमारे हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक एथराइज है। उसको देखने के बाद फिर हम लोग क्या काम करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम कोऑपरेट करते हैं और कैसे डाइजेशन होता है। हाँ बेटा, एक चीज़ यहीं पे आपको शेयर करना चाहेंगे, ये जो इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलेंगे, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलेंगे, ये जो गॉल ब्लैडर है, ये सब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करते हैं, उस फूड को पचाने के लिए अपने एंजाइम्स को स्टोर करके रखते हैं, लेकिन सिक्रेशन तब तक नहीं करेंगे जब तक हार्मोनल स्टिमुलेशन इसको नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे ही भोजन हमारे स्टमक में जाता है, हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। हार्मोन क्या करते हैं, इस पार्ट्स को, इवन स्टमक के डाइजेस्टिव ग्लैंड को, साथ साथ पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव ग्लैंड को क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं कि भैया भोजन आ गया, अब आप अपने अपने हार्मोन को सीक्रेट कीजिए और जिससे कि डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से हार्मोन के स्टिमुलेशन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं और जाकर के डाइजेशन की क्रिया शुरू होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। थैंक यू my dear students, very welcome to all of you in your bioacademic and spiritual science classes. Dear students, अभी हम लोग न्यूट्रिशन वाले सिस्टम को देख रहे थे कि लाइफ का जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन, पोषण। ठीक है, तो पोषण वाले अभी वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड जो ह्यूमन में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, उसको, उस न्यूट्रिशन से हमको एनर्जी कैसे मिलती है। तो उस न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी होता है कि उस जो न्यूट्रिएंट्स हम इनटेक करते हैं, वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में कहाँ जाता है, उसका क्या प्रोसेस होता है और कैसे उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ये चीज़ जानना है। इस चीज़ को जानने के लिए चूँकि हम ह्यूमन आर द लार्जेस्ट, आर द कॉम्प्लेक्स एंड द बेस्ट इवोल्यूशन, or you can say the best creature of this earth by chemical origin of life। जो जीवन का विकास हुआ, जीवन के विकास में जो पीक पर विकसित होकर के जो जीव बैठा है वो हम ह्यूमन हैं। तो हम ह्यूमन में, जो हम लोग ह्यूमन के रूप में हैं, इसमें हर चीज के लिए निश्चित रूप से ऑर्गन सिस्टम डेवलप होगा। यस, तो न्यूट्रिशन को जो हम इंटेक करते हैं उसके डाइजेशन के लिए भी हमारी बॉडी में एक सिस्टम डेवलप होता है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्टडी है, अभी भी हम लोगों ने फिगर में देखा कि जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका अध्ययन हम लोग जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर कंप्लीट करते हैं। मीन्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टडी स्ट्रक्चरल स्टडी, संरचनात्मक अध्ययन, एंड देन आफ्टर फंक्शनल स्टडी, उसका क्रियात्मक अध्ययन। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले जैसा हम लोगों ने अभी क्या देखा, ये स्ट्रक्चर देखा ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। अब उसका क्या काम करेंगे, हम लोग जो है ग्राफिकल या वर्बल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। वर्बल माने कमेंट वाइज, फ्लो चार्ट वाइज, यानी कि उसके बारे में क्या कमेंट्स है, कमेंट वाइज उसका अध्ययन करेंगे। तो बेटा यहाँ पर स्ट्रक्चरल स्टडी में, अभी फंक्शनल स्टडी तो आगे हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चरल स्टडी में हम एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम शार्ट में AC लिखेंगे, इसका अगर अध्ययन अगर करें तो सबसे पहला पार्ट होता है माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, जैसा फिगर में आपने देखा था,
माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ क्या होता है? माउथ इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड कवर्ड बाई गार्ड बाई टू बाई वन अपर एंड वन लोअर लिप्स। ये जो बकल कैविटी है, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल का जो ओपनिंग, बॉडी के बाहर का ओपन होने वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है? वह क्या कहलाता है? वो बकल कैविटी कहलाता है। यह मुंह जिसे आप बोल रहे हैं, जिसमें जीभ है, दांत है, ठीक है। और ये बकल कैविटी कैसे बाहर खुलती है? ये होठ, ऊपरी होठ और निचली होठ, जिसको आप लिप्स कहते हैं, इसके द्वारा क्या होता है? ये गवर्न होता है, इसका नियमन होता है, कब खुलना है, कब बंद होना। होठ खुलेंगे, इसके पीछे का शटर क्या है? चैनल जो लगा है दांत, तो वो खुलेगा तो क्या होगी? बकल कैविटी ओपन हो जाती है। दूसरा क्या है? बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या है? हमारे दांत के पीछे ये जो मुख गुहा जिसको कहते हैं, वो एक रिक्त स्थान होता है जिसमें जीभ, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जीभ होती है, दांत होता है, और सैलिवरी ग्लैंड यानी पाचक रस्सी यानी लार ग्रंथि क्या होती है? उपस्थित होती है। तो सबसे पहले देखें लार ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लें हम लोग। तो लार ग्रंथि क्या होती है, या सैलिवरी ग्लैंड्स, ये 3 पेयर्ड होती है, 3 पेयर में होती है। पहला पेयर होता है उसका पैरोटिड ग्लैंड्स का, जो बिलो पिन्ना, ये जो कान देख रहे हैं, कान के नीचे यहाँ पर इसका जो है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड। इसके बाद सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, जो लोअर जा, ये जो निचला जबड़ा है, इसमें ये लोकेटेड होती है। और सब लिंगुअल ग्लैंड होती है, जो जीभ के नीचे उपस्थित होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं टीथ या दांत। तो ध्यान रखिए बेटा, टोटल ह्यूमन में 32 टीथ होते हैं, 32 दांत होते हैं। इन 32 दांतों में अगर यहाँ देखें अपर जा और लोअर जा, अपर जा लोअर जा में कुल मिलाकर के 32 टीथ होते हैं। कैसे? जरा यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अपर जा में 4 कैनाइन CCC जो लिखा है कैनाइन से, लोअर जा में 4 कैनाइन CCC। इसके बाद अपर जा में 1 इंसाइजर 2 इंसाइजर्स, 4 प्रीमोलर्स और 6 मोलर्स होंगे। ये अपर जा। और इसके बाद लोअर जा में इसी तरह क्या होंगे? 4 कैनाइन्स, 2 इंसाइजर्स, 4 मोलर्स एंड 6 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स होंगे। इसी चीज को यहाँ फार्मूला के रूप में शो किया गया है कि अपर जा में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर की संख्या क्या होगी? फर्स्ट हाफ में 2 1 2 3। इसी तरह लोअर जॉ में भी क्या होता है? 1 हाफ में, एक साइड में क्या होगा? ICPM का नंबर होगा 2 1 2 3, यानी 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर्स, ठीक है। लेकिन टोटल अगर अपर जा में और लोअर जा में अगर हम इनका इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स की संख्या देखें तो क्या होगा? 4 इंसाइजर होंगे, 2 कैनाइन्स होंगे, 4 प्रीमोलर्स होंगे एंड 6 मोलर्स होंगे, टोटल 16। इसी प्रकार से लोअर जा में 4 इंसाइजर्स, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स होंगे। तो 16 एंड 16 टोटल 32 टीथ होते हैं। दूसरी चीज, जो ह्यूमन का टीथ होता है वो उसके 3 नेचर हैं। ये थिकोडोंट होता है, डाइफ्यूडोंट होता है और हेट्रोडोंट होता है। थिकोडोंट यानी जो मसूड़े हैं उसमें धंसे होते हैं। डिफ्यूडोंट यानी इसमें 2 बार होता है, एक बार दूध का दांत, जन्म लेने के बाद दूध का दांत होता है, वो फिर टूट जाता है, इसके जगह फिर परमानेंट टीथ आते हैं, इसलिए डिफ्यूडोंट। हेट्रोडोंट सभी दांत एक जैसे नहीं होते हैं, ये 4 प्रकार के होंगे, इंसाइजर होगा, कैनाइन होगा, प्रीमोलर और मोलर होता है, इसलिए हेट्रोडोंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद टंग की बात आई। तो टंग क्या होता है? टंग इज ए मस्कुलर पार्ट हैविंग टेस्ट बड्स। टंग क्या होती है? जीभ अगर आप देखें, टंग ये मुंह, ये होठ, ये दांत, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टंग, ये क्या है? ये टंग है। कैसी है? ये कैसी होती है? मस्कुलर, मांसल और
टेस्ट बड, इसमें स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा नंबर आता है फेरिंग्स। बकल कैविटी के बाद क्या होता है, इसको हिंदी में ग्रसनी भी कहते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ बकल कैविटी एंड्स इन ओएसोफेगस। ये ग्रसनी का, ये बकल कैविटी का एक स्मॉल पार्ट होता है जो आगे जाकर के क्या होता है, एपिग्लॉटिस जहाँ होती है, एपिग्लॉटिस की सहायता से बकल कैविटी जहाँ खत्म हुआ, इसके बाद फेरिंग्स शुरू हो गया और इसका एंड पॉइंट होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस द्वारा जाके क्या होता है, यह ओएसोफेगस ग्रास नली से जुड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद ओएसोफेगस, जिसको फुट पाइप भी कहते हैं, यह क्या होता है, एक थिन लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ती है। ठीक है, इसका जो फोर्थ पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नल का, वो स्टमक है या आमाशय इसको कहते हैं। आमाशय क्या होता है, एक लार्ज एक्सपेंडेड फूला हुआ फूड पाइप होती है जो 3 भागों में, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक रीजन में क्या होती है, बटी होती है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, हम लोग फंक्शनल स्टडी में इसका अध्ययन करेंगे, अभी तो केवल पार्ट स्ट्रक्चरल स्टडी हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत कहते हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट और हाईली क्वाइल्ड लिपटी हुई गुच्छेदार क्या होती है, पाइप होती है, जो क्या होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। यू शेप का जो पार्ट होता है उसको ड्यूडेनम बोलते हैं, जो मिडिल पार्ट उसका होता है उसको जेजुनम बोलते हैं, और जो लास्ट पार्ट होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है इलियोसिकल वॉल्व के द्वारा, उसको इलियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यही साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है। हमारे संपूर्ण भोजन का पाचन एंड एब्जॉर्प्शन इसी पार्ट में हो जाता है। ठीक है, अब अगली बात हुई कि वैसे डाइजेशन की प्रोसेस तो बकल कैविटी से ही शुरू हो जाती है जब सलाइवा से मिलती है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, छठा पार्ट, जिसको कि बड़ी आंत कहते हैं, यह लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है, अटैच्ड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है विया इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व क्या होता है, एक ऐसा जंक्शन पॉइंट होता है जिसमें क्या होता है, एक तरफ ऊपर से ये क्या आया, इलियम आया। ठीक है, यहां से क्या जुड़ा, यहां से आपका जो है वो बड़ी आंत जुड़ रही है इससे, लार्ज इंटेस्टाइन, और यहीं पे लास्ट में आकर क्या हुआ, सीकम, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, ये जंक्शन जो पॉइंट होता है इसी को इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। यहाँ 3 वॉल्व होते हैं, एक इसका, एक इसका, एक इसका। ठीक है, इलियोसिकल वॉल्व होते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, यह किससे जुड़ा होता है, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है, और यह भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, सीकम, 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 कोलन और रेक्टम। सीकम क्या होता है, ये वाला पोर्शन जो टेट्रापोर्स होते हैं उसमें जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो सीकम के रूप में डेवलप होती है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, और यही जाकर के सीकम, और इसके बाद क्या होता है, रेक्टम में जाकर के ये जो है वो एंड होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो क्रीम के आकार की रूप दिखाई पड़ रही है, ये सीकम का रूडिमेंट्री पार्ट है, रिड्यूस्ड पार्ट है, जो वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। जैसे नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, वैसे सीकम है। ये सब क्या है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहलाते हैं, और ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जो हमारे सीकम से डेवलप होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये तो एलिमेंट्री कैनाल के टोटल स्ट्रक्चर क्लियरिफिकेशन हो गया, जितना कि हमारे हाई स्कूल लेवल पर वेरीफाइड है। इसके बाद इस एलिमेंट्री कैनाल को सपोर्ट करने वाले कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड में आप देखते हैं बकल कैविटी में 3 पेयर में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथ होती है, शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन जिसको लीवर कहते हैं, और इसमें प्रेजेंट गॉल ब्लैडर, लीवर, यकृत या गॉल ब्लैडर, ये दूसरे क्या होते हैं, ये हमारे जो है क्या होते हैं, ये हमारे जो है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैंक्रियाज या अग्नाशय होता है, पैंक्रियाज या अग्नाशय होता है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे
स्ट्रक्चरल डाइजेस्टिव सिस्टम हैं। अब इसका जो फंक्शनल रूप है इसे हम लोग नेक्स्ट पेज पर इसकी स्टडी करते हैं। थैंक्स, वेट एंड वॉच। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइए इस पेज पर हम लोग ये स्टडी करें कि ह्यूमन के डाइजेशन में सपोर्ट करने वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनके नेचर क्या होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, उनके नेचर 4 होते हैं। एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में जाना जाता है। दूसरा एमाइलिटिक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में जाना जाता है। तीसरा है लाइपोलिटिक एंजाइम जो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में जाना जाता है। और चौथा है न्यूक्लियेज जो न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में जाना जाता है। अब ठीक है, अब आइए एक एक करके देख लें। ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, इसमें देखिए एक है ट्रिप्सिन, दूसरा है कीमोट्रिप्सिन। तो ये जो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है ये क्या करता है, प्रोटीन को, ये ट्रिप्सिन एंजाइम पीएच 7.8 पर इंट्रोकाइनेज एंजाइम की सहायता से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में। और फिर यह ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को 7.8 पीएच पर क्या करता है, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन को ही जो दूसरा कीमोट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो भी पीएच 7.8 पर क्या करता है, ये इसको पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दूसरा है एमाइलिटिक एंजाइम जो स्टार्च पर यानी कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करता है या उसको डाइजेस्ट करता है। तो क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेलेज मतलब ये क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल, वाटर के प्रेजेंस में पानी में घोल करके ये रिएक्शन करते हैं। तो क्या होता है, स्टार्च जो कि क्या है, डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज का बड़ा अणु है। ये पानी से मिल करके क्या करता है, जब ये पानी में सॉल्युबल होता है तो क्या होता है, ये एमाइलोट्रिप्सिन यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला जो एमाइलोप्सिन एंजाइम होता है ये पीएच 7.8 पर क्या करता है, इस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, छोटे मॉलिक्यूल यानी मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, लाइपोलिटिक एंजाइम। लाइपोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, ये फैट पर एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कि आपने बाइल पढ़ा, बाइल जूस, बाइल क्या करता है, ये फैट के बड़े मॉलिक्यूल को इमल्सिफाई कर देता है। अब इमल्सिफाई में जैसे तेल को पानी में डाल करके खूब आप घुमा दीजिए तो पानी तेल क्या होता है, छोटे छोटे बुदबुदे के रूप में हो जाते हैं, उसको इमल्सिफिकेशन करते हैं। तो क्या करता है, बाइल क्या काम करता है, पहले फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को उसका इमल्सिफिकेशन कर देता है। इमल्सिफिकेशन करने के बाद उस इमल्सिफाइड फैट पर ये जो लाइपेज या स्टेप्सिन एंजाइम होता है वो पीएच 7.8 पर क्या करता है, उस फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है। अब आइए लास्ट आया न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए या राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, उसको क्या करता है, उसको न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक करता है। जैसे डीएनए है, डीएनए को क्या करता है, ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियस एंजाइम होता है वो पीएच 7.8 पर उसको इस डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड में। जबकि डीएनए क्या होता है, लॉन्ग पॉलीमर, बड़े डीएनए मॉलिक्यूल का क्या होता है, एक चेन होता है। और इसके बाद जो राइबो न्यूक्लियस होता है वो आरएनए को पीएच 7.8 पे क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 प्रकार के 4 नेचर के एंजाइम होते हैं जो हमारी बॉडी में रिएक्ट करके इसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अब जा करके क्या हुआ है, ये आपका पूरा डाइजेशन का कॉन्सेप्ट हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर क्लियर पूरा हुआ। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट। अब इसे आप आराम से इसका नोट बनाइए, लिखिए, पढ़िए, समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पेज पर अब हम लोग क्या देखेंगे, डाइजेशन का प्रोसेस कि फंक्शन ऑफ डाइजेशन, कैसे डाइजेशन होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या देखते हैं, जैसा कि देखते हैं कि जो फंक्शनल स्टडी है डाइजेशन का, उसमें हम लोग फूड का डाइजेशन देखेंगे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा होता है। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा होता है। तो बेटा एलिमेंट्री कैनाल, ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, ध्यान से समझिए, ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं।
एक मैकेनिकल और एक केमिकल प्रोसेस, दो प्रोसेस इसमें इंक्लूड होते हैं। मैकेनिकल जो है वो फिजिकल प्रोसेस है, और केमिकल जो है वो केमिकल्स के द्वारा जो रिएक्ट करते हैं एंजाइम्स, वो फंक्शन भाग लेते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस जो है हमारे बकल कैविटी से स्टमक तक चलता है, यानी सॉलिड फूड का बकल कैविटी में इंटेक करना, उसकी चीविंग करना, चीविंग करने के बाद उससे उसको स्टमक में ले जाना, स्टमक में जाकर पेरिस्टाल्सिस क्रिया के द्वारा उसका काइम में फॉर्मेशन, इतनी सारी क्रिया जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस में आती है। फिर काइम में क्या होता है, काइम जब स्टमक से क्या करता है, पायलोरिक डक्ट से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकलता है, ड्यूडेनम में आता है, तो ड्यूडेनम में और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनका जो रिएक्शन होता है वो हमारा जो है वो केमिकल प्रोसेस होता है। आइए एक एक करके देखते हैं। तो बकल कैविटी में जो फूड का डाइजेशन होता है वो मैकेनिकल प्रोसेस अर्थात फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, फूड मैस्टिकेशन एंड swallowing बाय टीथ एंड टंग। फूड का बकल कैविटी में टंग और टीथ की सहायता से क्या करना, उसको लुब्रिकेट करना और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये मैस्टिकेशन है। और इसके बाद क्या है, उसका लुब्रिकेशन क्या होता है, बकल कैविटी में जो सलाइवा होती है, सलाइवा जो है टंग की सहायता से उसको जो है वो जो चबाए हुए जो भोज पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, वो उसमें मिक्सअप होता है और मिक्सअप होकर के उस फूड को बोलस में, नेवाला नेवाला बोलस में जो है कन्वर्ट कर देता है। फिर क्या करता है, बोलस उस बोलस बकल कैविटी से फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स से ओसोफेगस में आता है। तो बोलस का बकल कैविटी से फेरिंग्स में आना, फेरिंग्स से ओसोफेगस में आना और वहां से ओसोफेगस में आने तक की क्रिया डीग्लूटिशन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब वो स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक में एसिडिक मीडियम में बोलस क्या होता है, एचसीएल और एंजाइम की सहायता से उसमें पेरिस्टाल्सिस की क्रिया होती है, क्रमानुकंचन, यानी आंत क्या होती है, फूलती है, पचकती है, इस प्रकार से लहर उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा वो भोज्य पदार्थ क्या होता है, लुगदी में अर्थात काइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक की जो बनने वाली क्रिया काइम में कन्वर्ट होकर के लगभग स्टमक में 4 to 5 आवर्स तक जो है वो स्टोर रहती है। ठीक है, इसके बाद वहां से क्या करती है, थोड़े थोड़े फवारे के रूप में क्या होती है, ड्यूडेनम में सीक्रेट की जाती है और ड्यूडेनम में सीक्रेट करके जिसमें जो प्रोटीन वाला पोर्शन होता है, प्रोटीन वाला पोर्शन होता है वो क्या करता है, उसमें जो हमारे स्टमक में पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम होता है, एचसीएल उसको क्या करता है, एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर वह पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को प्रोटीओजेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रोटीओजेज क्या है, एक प्रकार के पेप्टाइड्स हैं, यानी प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे केवल दूध पी के जीते हैं, उन बच्चों में क्या होता है, एक प्रकार का रेनिन नाम का एंजाइम उसमें डेवलप होता है। वो भी क्या काम करता है, वो भी मिल्क प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीओजेज में और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ये पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज दोनों क्या होते हैं, वो सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको पेप्टाइड्स कहा जाता है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, ये जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स जो स्टमक से सीक्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टमक वाल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो बेसिक मीडियम में होता है, जबकि स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, बेसिक मीडियम में जो लीवर के द्वारा बाइल बनता है, जो बाइल किसमें, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, वह बाइल क्या करता है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वो जो फैट के बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको ब्रेक करके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। और साथ ही साथ जो लाइपेज एंजाइम हो उसको एक्टिवेट करता है, जो फैट मॉलिक्यूल्स पर आगे क्या होता है, रिएक्ट करता है। और जो पैंक्रियाटिक जो सीक्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो जनरली इनएक्टिव फेज में होते हैं 7.8 pH पर, लेकिन इस पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा क्या होता है, वही क्या होता है 7.8 pH से एबव pH पे क्या होते हैं, वो
एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, इसका जो एमाइलेज एंजाइम है ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद पैंक्रियाटिक जूस का जो पैंक्रियाटिक एंजाइम प्रोटीएजेस होता है, जैसे कि ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को जो है पेप्टाइड और एमिनो एसिड में ब्रेक कर देता है। इसके बाद इसमें जो गाल ब्लैडर से बाइल जो फैट जो लाइपेज एंजाइम आता है, वो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, आप देख रहे हैं लाइपेज को एक्टिवेट करता है। तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, इसके साथ साथ अगर फूड स्टेप में कुछ डीएनए या आरएनए भी हैं तो उसको न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लियोसाइड में ब्रेक करता है, और ये न्यूक्लियोसाइड अगेन शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारे एनसीईआरटी में कुछ अदर एंजाइम्स के नाम दिए गए, कुछ उसके द्वारा हाई स्कूल लेवल में समझा गया, जिसको हम नेक्स्ट पेज पर आपको समझाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या होता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसके बाद अब जो जेजुनम का कुछ पार्ट और जो इलियम होता है उसको, उससे लिपटी हुई जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और जो क्या होते हैं वो जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो फूड को एब्जॉर्ब करके उसको क्या करती हैं, हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा लिवर में ले जाती हैं। लिवर में ले जा करके उसका क्या होता है, ऑर्निथिन साइकिल कंप्लीट होता है। ऑर्निथिन साइकिल में जितने भी नाइट्रोजनस बेस रिलीज होते हैं वो बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं, उसको उस अमोनिया को अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट हुए उस नाइट्रोजनस बेस को क्या करता है, लिवर ऑर्निथिन साइकिल द्वारा क्या करता है, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। फिर वह यूरिया क्या होता है, रीनल आर्टरी की सहायता से कहाँ आता है, किडनी में आता है। किडनी में जाकर उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है और फिर रीनल वेन के द्वारा वो वापस क्या होता है, सीधे वो हार्ट में चला जाता है। और कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग में जाएगा और लंग में जाकर के ऑक्सीजनेटेड होकर के प्योर ब्लड के रूप में क्या होगा, वो लेफ्ट आर्किल में आ जाएगा, लेफ्ट आर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में प्योर ब्लड सप्लाई हो जाती है। ये सिस्टम होता है। तो अभी इसके बाद हम लोग एक पेज और देखेंगे जैसा कि हमारी एनसीईआरटी में शो किया गया है। ठीक है बेटा, वेट एंड वॉच और अगले पेज को हम लोग देखते हैं। यस, थैंक्स।